आज के इस क्लास में हम लोग एकलेजिया कार्डिया नामी मर्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में एकलेजिया कार्डिया को इस्तिरखाए मरी कहते हैं। एकलेजिया कार्डिया ये इसोफेगस की डिजीज है। किस ऑर्गन का मर्ज है? इसोफेगस। तो एकलेजिया कार्डिया, एकलेजिया का मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज में एकलेजिया किसको कहते हैं? ए मीन्स होता है नोट, ए स्टैंड्स फॉर नोट। कैलासिस मीन्स होता है रिलैक्सेशन। तो इस तरह से अब जब इन दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, फेलियर टू रिलैक्स। एकलेजिया का क्या मतलब हुआ? फेलियर टू रिलैक्स। कार्डिया जो है कार्डिक स्फिंक्टर को कहते हैं। जो लवर इसोफिजियल स्फिंक्टर है वो इस मर्ज में मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर रिलैक्स नहीं हो पाता है। इसोफेगस के अंदर दो तरह की मूवमेंट हुआ करती है, दो तरह के फंक्शंस होते हैं। जो स्फिंक्टर है उसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स होना। जब हम और आप खाना खाते हैं, मुंह में चबाने के बाद जब खाना इसोफेगस के रास्ते से स्टमक में दाखिल होता है, तो जो स्फिंक्टर है, लवर इसोफिजियल स्फिंक्टर, खाना के वहाँ पहुँचने पर उसके अंदर रिलैक्सेशन होता है। जब वो रिलैक्स होता है तो खाना वहाँ से गुजर करके आगे स्टमक में दाखिल हो जाता है। और जब खाना दाखिल हो जाता है वहाँ, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो फिर बंद हो जाता है। इसलिए जो ग़िज़ा मैदे के अंदर दाखिल हो जाती है वो फिर वापस नहीं आती है। लेकिन चूंकि इस मर्ज में इसोफेगस के अंदर ये खामी पैदा हो जाती है कि उसका जो अज़ला आसरा है, स्फिंक्टर है, वो रिलैक्स नहीं होता है, वो ठीक से खुल नहीं पाता है, इसलिए खाना जा करके वहाँ अटक जाता है। तो एकलेजिया कार्डिया इसोफेगस या मरी का एक न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन है। न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन है, यानी असबी और अज़ली खलल के बाइस मरी के अंदर जो मर्जी कैफियत पैदा होती है उसको एकलेजिया कार्डिया कहते हैं। और इसके नतीजे में तदरीजी तौर पर डिस्फेजिया और इसोफेजियल डायलेटेशन पैदा हो जाता है। खाने में निगलने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे इसोफेगस जो है फैल जाता है, कुशादा हो जाता है। एक अंदाज़ा के मुताबिक एकलेजिया कार्डिया नामी मर्ज जो है ये 1 लाख की आबादी पर एक मरीज पाया जाता है। मगरबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो एस्टिमेट किया गया है, तो 1 लाख की आबादी पर इसका एक मरीज मिला करता है। और आमतौर से ये मर्ज जो है, जो मिडिल एज के अफराद होते हैं, अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं, वो इस मर्ज में अमूमन मुब्तला होते हैं। मेल फीमेल के एतबार से अगर देखें
तो औरतों के मुकाबले में मर्द जो है इस बीमारी में ज़्यादा मुब्तला हुआ करते हैं, यानी इसका इंसिडेंस जो है मर्दों में ज़्यादा हुआ करता है। इसकी इटियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी पता नहीं है, असल सबब क्या है इस मर्ज़ का वो अब तक नामालूम है। अलबत्ता बाज़ इन्वेस्टिगेटर की राय ये है, बाज़ मुहक्किकीन की राय ये है कि इस मर्ज़ के ज़ेरी हिस्से में जो अज़बी परवरिश होती है, नर्व सप्लाई होती है, ख़ास तौर से जो और बैट्स प्लेक्सस के गैंग्लियोनिक सेल है उसके अंदर डिजेनरेशन होने लगता है, जिसके नतीजे में मरीज़ का ज़ेरी हिस्सा मफलूज हो जाता है, जिसकी वजह से इसोफेगस के अंदर जो नॉर्मल मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो नहीं हो पाती है। इसलिए इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है मरीज़ का अज़ला आसरा वो खुल नहीं पाता है, उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है। मरीज़ ग़िज़ाई अशिया को मरीज़ से मैदे में मुंतकिल नहीं कर पाते हैं और ज़ेरी हिस्से में डिस्टेंशन हो जाता है, डायलिटेशन हो जाता है और वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसोफेगस की, उसके अंदर करहा भी पैदा हो जाता है। और बाज़ मुहक्किकीन की राय ये भी है कि इस मर्ज़ में जो है जो माइंट्रिक प्लेक्सस है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन की वजह से ये बीमारी लाइक होती है। एक और बीमारी है चागास डिजीज़ उसको कहते हैं। चागास डिजीज़ ये ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ी के इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो इस मर्ज़ में भी कल्ब के अज़लात के साथ साथ मरी भी मुतासिर होती है, इसोफेगस भी अफेक्टेड हुआ करती है। तो ये इस मर्ज़ के असबाब हैं और ये भी कहा जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो कंजेनाइटल भी हुआ करती है और इमोशनल स्ट्रेस के नतीजे में भी इस तरह की कैफियत लाइक हुआ करती है। ये इस मर्ज़ के ताल्लुक से अब तक तिब्बी माहिरीन को मालूम हुआ है वो ये चीज़ें हैं। इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम लोग बात करें, इसमें किस तरह के मर्ज़ी तगय्युरात पैदा होते हैं, तो जो इसोफेगस है उसका जो टर्मिनल सेगमेंट है वहाँ पे नैरो होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे ऊपर इसोफेगस फैल जाता है, वो डायलेटेड हो जाता है और जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया ऑफ द वॉल, इसोफेगस की जो दीवार है वो या तो इस मर्ज़ में उसकी दबाज़त या थिकनेस जो होती है वो नॉर्मल होती है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में हाइपरट्रोफी पैदा हो जाती है या डायलेटेशन की वजह से उसकी दीवार जो है बारीक हो जाती है। जिस तरह से बैलून को फुलाते हो, बैलून जब फूलता है तो उस बैलून फूलने से पहले अगर उसको छू के देखोगे तो उसमें थोड़ी मोटाई, उसकी जो लेयर है उसमें वो थोड़ा मोटा महसूस होता है, लेकिन फूलने के बाद वो पतली दिखाई देने लगती है। तो उसी तरह से इस मर्ज़ में जब इसोफेगस डायलेट कर जाती है, फैल जाती है, तो उसकी दीवार जो है बारीक हो जाती है, पतली हो जाती है और जब उसमें सेकेंडरी
इल्तिहाबी कंडीशन पैदा हो जाती है, सेकेंडरी इसोफेजाइटिस उसमें पैदा हो जाता है। तो उसके नतीजे में जो इस इसोफेगस की गिशाए मुखाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें अल्सरेशन भी पाया जाता है और उद्गम की भी शिकायत हुआ करती है, हीमेटेमेसिस की भी शिकायत हुआ करती है। तो ये इस मर्ज का पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, मर्जी तगय्युरात हैं। अब इस मर्ज में किस तरह की अलामात और निशानियां मिलेंगी, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। क्लिनिकल फीचर्स, जो लोग इस मर्ज में मुब्तला होते हैं उसमें किस तरह की अलामात मिलती हैं। डिस्फेजिया, उसरुल बला, जब खाना खाते हैं तो निगलने में तकलीफ होती है, खाना निगलते वक्त दर्द का एहसास होता है और आमतौर पर जो लवर इसोफेजियल एंड है उस मकाम पर भारीपन का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि जो ग़िज़ा खाई गई है लुक़मा मरी के दरमियानी हिस्से या लवर एंड पर जा कर के अटक गया। ख़ास तौर से जो सॉलिड डाइट वगैरह लेते हैं जैसे रोटी चावल है, इस तरह की ग़िज़ाओं को जब खाते हैं उस वक्त तकलीफ़ में और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। यानी डिस्फेजिया एक इसकी अहम अलामत है। दूसरी अलामत है रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन इब्तिदा में, मर्ज़ की शुरुआत में खाना खाने के बाद लुक़मा ऐसा लगता है कि दोबारा इसोफेगस में जाने के बाद फिर मुंह में वापस आ जाती है। लेकिन जब मर्ज़ पुराना हो जाता है, मुज़मिन हो जाता है और इसोफेगस जब डायलेट कर जाती है तो खाना खाने के कुछ घंटे के बाद खाई हुई ग़िज़ा मुंह में वापस आती है। तीसरी अलामत के तौर पर इसमें रेट्रोस्टर्नल पेन होता है। अज़मुल कस के पीछे में, स्टर्नम के पीछे में चेस्ट पेन होगा और ये दर्द जो है अचानक शदीद हो जाता है। दिन रात में किसी वक्त भी हो सकता है। लेटने या झुकने पर मैदा के मकाम पर दर्द और जलन महसूस होती है। नेक्स्ट सिम्टम्स जो इस मर्ज़ में मिला करती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मुतल्लिक है, निज़ाम तनफ़ुस से उनका ताल्लुक़ है। चूँकि मरी या इसोफेगस जब डायलेट कर जाती है तो उसके डायलेटेशन की वजह से उसका प्रेशर जो है ट्रेकिया और ब्रोंकस पे पड़ता है। जब ट्रेकिया और ब्रोंकस पे वो डायलेटेड पोर्शन का प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो ऐसे मरीज़ों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह भी बार बार हुआ करता है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा जिसमें मरीज़ डिस्निया और कफ की शिकायत करता है। उसरे तनफ़ुस, सांस फूलने और खांसी की शिकायत पाई जाती है। और बाज़ मरीज़ों में कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती है। जब चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो मीडिया स्टाइनल स्वेलिंग मौजूद होता है। जो मुनस्सिफ़ुस सद्र है उसमें गैर तबी उभार पाया जाता है। तो इस तरह के अलामात इस मर्ज़ में मिला करती हैं। चूँकि ये टॉपिक बहुत छोटा सा इसलिए मैं इस मर्ज़ के ताल्लुक़ से इन्वेस्टिगेशन वगैरह क्या कराते हैं और उसूल इलाज वगैरह के ताल्लुक़ से भी बता दूंगा। हालांकि पैथोलॉजी में इस तरह इन्वेस्टिगेशन और उसूल इलाज वगैरह का जिक्र नहीं होता है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा मुख्तसर है इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन के ताल्लुक़ से भी आप लोगों को बताना चाहूँगा।
मरीज़ का चेस्ट एक्सरे कराते हैं। जब चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो चेस्ट एक्सरे में जो मरीज़ का डायलेटेड पोर्शन है वो दिखाई देता है। मरीज़ इसोफेगस फैली हुई दिखाई देगी और एस्पायरेशन निमोनिया वगैरह की निशानी मौजूद हुआ करती है। इसी तरह से इस मर्ज़ में बैरियम सेलो भी कराते हैं, यानी बैरियम इसोफेगोग्राम कराते हैं। तो इसके ज़रिए से भी मरीज़ के ज़ेरी हिस्से में टैपरिंग नैरो मिला करती है, यानी मरीज़ ऊपर से जब देखते हैं तो ऊपर से आते-आते नीचे की तरफ आकर के वो नैरो हो जाती है, तो उसी को कहते हैं टैपरिंग नैरोइंग। इस मर्ज़ में एंडोस्कोपी और बायोप्सी वगैरह भी कराते हैं। एंडोस्कोपी या बायोप्सी वगैरह से जो भी वहाँ मर्ज़ी कैफियत है उसका पता चल जाता है। सरतान है तो सरतान का पता चल, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन का पता चल जाता है, वहाँ अल्सरेशन है तो उसका भी पता चल जाता है और फिर वहाँ से मांस लेकर के उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी में अगर बेनाइन हाइपरट्रोफी है या मैलिग्नेंट हाइपरट्रोफी है तो उसका पता चल जाता है। तो इस तरह से इस मर्ज़ में चेस्ट एक्सरे, बैरियम सेलो, एंडोस्कोपी और बायोप्सी वगैरह कराते हैं। अब मैं इस मर्ज़ के उसूल इलाज की बात कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इस तरह के मर्ज़ में और किस तरह की तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। जो इसका मरीज़ होता है उसको तबीब को चाहिए कि वो उसको हिदायत करे कि खाना को आहिस्ता-आहिस्ता चबा करके खाए। ये नहीं कि खाना खाते वक़्त जल्दबाज़ी करे, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता खूब चबा-चबा करके खाने को खाए और खाना जो है खड़े होकर के नहीं खाए बल्कि बैठ करके इत्मीनान से खाए। और खाने में जो सयाल अग़ज़िया होती हैं, जूस वगैरह है या सेमी लिक्विड डाइट वगैरह, मशरूबात वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें और खाना खाने के बाद फ़ौरन जा कर के सो नहीं जाए, बल्कि खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद वो सोने के लिए जाए। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से क्या होता है, उसका रिगर्जिटेशन होने लगता है। वो बाहर, चूँकि इसोफेगस नैरो है तो बाहर की तरफ आने लगती है। इसलिए खाना खाने के फ़ौरन बाद मरीज़ को सोने की हिदायत नहीं करते हैं, बल्कि 1.5-2 घंटे के बाद जब भी सोना हो तो उससे पहले 1.5-2 घंटा पहले खाना खा लें। इसी तरह से अगर खाँसी वगैरह की शिकायत होती है तो दाफ़े सवाल अदविया मरीज़ को तजवीज़ करते हैं। अब इसके इलाज और इसी तरह से मुहर्रिक अदविया भी देना चाहिए, मुहर्रिक आसाब अदविया मुमकिन है कि उससे भी फ़ायदा हो, ख़ास तौर से माजून फ़लास्फ़ा है, हब्बे अज़राकी है, माजून अज़राकी है, ये सब मुक़व्वी आसाब अदविया हैं। इन अदविया के इस्तेमाल से भी मुमकिन है कि मरीज़ को फ़ायदा हो। चूँकि इस मर्ज़ का सबब मालूम नहीं है, इसलिए इस मर्ज़ का इलाज भी अभी तक माकूल इलाज मौजूद नहीं है। इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही शाफ़ी इलाज है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ही बेहतर है इसके लिए। तिब्बे जदीद में जो इसोफेगस उसके ज़ेरी हिस्से को न्यूमेटिक बैलून के ज़रिए से डायलेट कर दिया जाता है, उसको कुशादा कर दिया जाता है। जिन मरीज़ों में मरीज़ को कुशादा करना दुश्वार होता है, उनमें सर्जरी के ज़रिए से कार्डियो
कार्डियोटोमी की जाती है। जो कार्डियक स्फिंक्टर है उसकी हेलर ऑपरेशन के ज़रिए से कार्डियोटोमी की जाती है। इस तरह से जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसमें दबाव कम हो जाता है और मरीज़ को का मर्ज़ जो है उसमें वो इफ़ाक़ा महसूस करता है, आराम महसूस करता है। इसी तरह से जिन मरीज़ों में ऑपरेशन या कुशादगी मुमकिन नहीं होती है, जैसे बहुत सारे लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत नहीं पर लागर होते हैं दराज़ी उम्र की वजह से, तो उनको कुछ दवाएँ तजवीज़ कर दी जाती हैं एलोपैथ में, ख़ासतौर से आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट या नाइफेडिपिन वगैरह। तो इन अदविया के इस्तेमाल की वजह से मरीज़ कदरे इफ़ाक़ा महसूस करता है, वो अपनी तकलीफ़ को कम महसूस करने लगता है। इस मर्ज़ के अवारिज़ात की अगर बात करें कि इसमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, तो इस मर्ज़ में के में एक इस मर्ज़ का एक कॉम्प्लिकेशन है ऑब्स्ट्रक्शन, तशद्दुद, रुकावट महसूस करता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है एस्पायरेशन निमोनिया और तीसरा इसका आरिज़ा या कॉम्प्लिकेशन है कार्सिनोमा इसोफेगस, सरतान मरी। इस तरह से ये अवारिज़ात इस मर्ज़ में लाहिक हुआ करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सफिया, समझ में आया? आशाबी अफनान, अच्छा तुम्हारा नाम क्या आशाबी अफनान या अशबी अफनान? अशबी, अच्छा ठीक, क्योंकि बहुत यूनिक नेम है तुम्हारा, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सानिया ज़ोहरा, मोहम्मद अतीउल्लाह, शमशाद आलम, माइंटेरिक प्लेक्सस, ठीक है, माइंट्रिक प्लेक्सस का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। मोहम्मद शमशाद आलम, मोहम्मद शमशाद आलम, इनामुल हक, इनामुल हक, आदिल बेदार, आदिल बेदार, अगर आप किसी को कुछ पूछना नहीं है, क्लास को एंड किया जाए।
तो एंड करते हैं तब क्लास को। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।